अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेटेड इट। मैं हूं ईसा नकवी। 37 दिन बाकी हैं। 8 फरवरी 2024 पाकिस्तान में इंतखाबात होने जा रहे हैं और बहुत सारे लोग अब ये कहने लग गए हैं कि जिस सूरत हाल में ये इंतखाबात हो रहे हैं ये पाकिस्तान की तारीख के सबसे मुतनाज़ा इलेक्शन करार पाएंगे, सबसे ज़्यादा इंजीनियर्ड इलेक्शन करार पाएंगे अगर इसी सूरत हाल में इलेक्शंस होते हैं। अब सवाल ज़ाहिर है कि ये पैदा हो गया कि इलेक्शंस में जो सूरत हाल इस वक्त मौजूद है इसको तब्दील करने के लिए क्या कुछ किया जाएगा, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से कुछ करेगी। आज 2 जनवरी बहुत अहम था। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान शरअ दस्तूर पर सबकी नज़रें थीं और 3 इंतहाई अहम केसेस की समाअत हुई। एक एनफोर्स्ड डिसअपेरेंसेस का जबरी गुमशुदगियों का केस था, एतजाज़ अहसन साहब और दीगर को तकरीबन 8 पटिशनर्स हैं उस केस में, उस मामले को देखा गया। उसके अलावा जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन केस है ताहयात नाअहली 62 1F के तहत ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उठाया गया, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और मुअज़्ज़ज़ अदालत की तरफ से जो रिमार्क्स उभर कर सामने आते हैं वो ये है कि किसी शख्स को एक बार सज़ा मिल गई तो बात ख़त्म क्यों नहीं हो जाती। ये कैसे हो सकता है कि सज़ा के बाद कभी इंतखाबात ना लड़ सके। ये बहुत ही अहम मामला है क्योंकि इसकी बेसिस पर डिटरमिन होगा कि 3 मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म रहने वाले और चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनने के ख्वाहिशमंद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ क्या वो अहल होंगे 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए। और ये मामला अगर नहीं निमटता उस वक्त तक जबकि प्रिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान में बैलेट पेपर छपाई के लिए जाना है, उस पर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम मौजूद होगा या नहीं। अगर ये मामला निमट जाता है 13 जनवरी से पहले तो शायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ 8 फरवरी को इलेक्शन लड़ेंगे। कितने चांसेस हैं कि ये मामला इस वक्त से पहले निपटा लिया जाएगा। साथ ही एक और बहुत अहम केस पेशावर हाई कोर्ट का फैसला RO की तब्दीली, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रुजू किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की राय ये है कि अगर उनके काम में मुदाखलत जारी रहती है तो फिर इलेक्शंस किस तरीके से वो करवाएंगे, ROs की तैनाती, ये फैसला ECP का होना है। अब वो भी बड़े एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा हुई इस सारे केस के दौरान। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे, लेकिन आगाज़ में आपको मैं सुनवाना चाहता हूँ कल रात मौलाना फजलुर रहमान साहब IF के सरबराह उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो बात की वो बात बहुत अहम है। और उसके बाद क्या सिलसिला शुरू हो गया है, क्योंकि मौलाना साहब चाहते हैं कि इलेक्शंस जो हैं उनमें ताख़ीर की जाए, इल्तवा का शिकार किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने क्या कहा, ज़रा सुनिए। ये जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल आजकल नई इस्तिलाह के तौर पर के लेवल प्लेइंग फील्ड, यकसा मौक़े, अब यकसा मौक़े सिर्फ एक पार्टी के हवाले से, यानी हम 2 सूबों के हवाले से यकसा मौक़े नहीं होंगे हमें। अगर पंजाब में लोगों को पुरअमन माहौल मिल रहा है या सिंध में लोगों को पुरअमन माहौल मिल रहा है तो क्या हमारे पश्तूनख्वा या हमारे बलोचिस्तान के लोगों का यह हक नहीं है कि आप हमें यकसा मौक़े दें। हमारी दरख्वास्त पर गौर तो करें। खुद फरमा रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कि 2 सूबों के अमन की सूरत हाल तशवीशनाक है। हम नहीं समझते कि इलेक्शन हो सके। उल्टा ये होगा कि अगर मौसम की वजह से हो या अमन अमान की वजह से हो, टर्न आउट कम हो जाएगा। अगर लोग पोलिंग स्टेशन पर नहीं जाएंगे ये धांधली का रास्ता खोलता है। जो रोना धोना है वो हम कर रहे हैं, बाकी उनकी तरफ से है कि वो हमारे रोने धोने को क्या अहमियत देते हैं। आज से चंद रोज पहले कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया सामने आया, जिसमें पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने इस अज़्म का अयादा किया, इजहार किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की केयर टेकर हुकूमतों की मुआवनत की जाएगी, इलेक्शंस के लिए सिक्योरिटी फराहम की जाएगी, अपना कानूनी आइनी किरदार अदा करेंगे। जिसके बाद वो तमाम शकूक व शुबहात दम तोड़ने लगे थे जो इंतखाबात के इल्तवा के हवाले से सर उठा रहे थे। लेकिन गुज़श्ता रात मौलाना फजलुर रहमान साहब की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या इस सारे मामले में कोई तब्दीली ला सकती है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान इन 2 सूबों में सिर्फ इलेक्शन इल्तवा का शिकार होंगे या फिर अगर इस बात को, इस राय को अहमियत देनी है तो ये इसका इतलाक बाकी सूबों पर और वफाकी गवर्नमेंट के लिए जो MNAs का इलेक्शन है उसके ऊपर भी होगा। ये बहुत ही अहम सवालात हैं। इन तमाम मामलात के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं एहसान खोखर साहब, माहिर कानून हैं। मुझे स्काइप के ज़रिए ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अज़हर सिद्दीक़ साहब, मारूफ वकील भी हैं, कानूनदान भी हैं। इमरान खान साहब के जो पेपर्स रिजेक्ट हुए हैं, नॉमिनेशन पेपर्स, उस सारे मामले को भी लाहौर में हल्का N 122 में प्लीड करने वाले अज़हर सिद्दीक़ साहब हैं। इनसे भी इन आइनी कानूनी मामलात पर बात होगी। और मेरे साथ कुछ ही देर में इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब मुस्लिम लीग नवाज से मौजूद होंगे। गुफ्तगू का आगाज़ मैं करूँगा जनाब ताज हैदर साहब से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। ताज हैदर साहब, ये बताइएगा कि मौलाना फजलुर रहमान ने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने
इजहार किया है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं है। यकीनन जाहिर है कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला है खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में, 2008 में भी था, 2013 में भी था, 2018 में भी था, ये तो मसला रहा है। उन्होंने इस गुफ्तगू के दौरान पीपल्स पार्टी का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि हमने पीपल्स पार्टी के अपने दोस्तों से पूछा है, वो भी कहते हैं कि हालात ख़राब हैं और कैंपेन नहीं कर सकते। आपकी बात पीपल्स पार्टी की यहाँ तक है कि हालात ख़राब हैं, या इस हालात ख़राब की बुनियाद पर आप भी मौलाना के साथ हम आवाज़ हो रहे हैं? नहीं, ऐसा तो नाम पे कहिए, हमारे लिए ऐसा तो ना कहिए। हम तो समझते हैं कि पहले ही इंतखाबात बड़े इल्तवा के शिकार हो चुके हैं और हमारा मुसलसल मुतालबा रहा है कि इंतखाबात वक्त पे होने चाहिए। अब हमें ये इल्ज़ाम देना मेरे ख्याल से ये इंसाफ नहीं है। सर मैं बिल्कुल इल्ज़ाम मैं बिल्कुल इल्ज़ाम नहीं दे रहा, मैं सवाल कर नहीं, आप दे लें, मैं उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये एक ऐसी बात है कि आप कहें कि नहीं इस वक्त सुबह के 8 बजे, रात के 8 नहीं बजे, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ये बात कहनी, अगर हम कहते हैं कि हालात खराब हैं तो उसमें सीधा सीधा हमारा मकसद ये होता है कि हालात को ठीक किया जाए। हालात जाहिर है कि ठीक करने की ज़रूरत है। इस वक्त जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है, मौलाना ने कहा कि बड़ी बेहतर सूरत हाल है पंजाब में, सिंध में, लेकिन बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, आपकी पार्टी में इस हवाले से कोई राय पाई जाती है, कोई गुफ्तो शुनीद है इस मामले में? क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब ने एक इंटरव्यू दिया था कुछ अर्सा पहले और उन्होंने भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के हवाले से बात की। उन्होंने मौसमी हालात के बारे में भी बात की और उन्होंने कहा कि अगर 8-10 दिन आगे पीछे हो जाता है शेड्यूल तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसी वजह से शायद ये सवाल पीपल्स पार्टी से किया जा रहा है, क्योंकि जो डबल पी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस, उसके सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने ये फरमाया था। नहीं, जरदारी साहब का तरीका मफाहमत का है और वो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को एकोमोडेट करते हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ 8-10 दिन की बात की है मफाहमत में भी उन्होंने। लेकिन इसमें खतरा यही है कि आप अगर एक दिन भी बढ़ाते हैं, जो कि आप नहीं बढ़ा सकते, सुप्रीम कोर्ट जो है उसके अहकाम आ चुके हैं, लेकिन अगर एक दिन भी बढ़ाते हैं तो फिर वो पता नहीं कब तक बढ़ जाते हैं। पहले भी 90 दिन के इंतखाबात 10 साल तक चले गए थे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मैं भी बहुत मफाहमत चाहता हूँ लोगों से कि हाँ, दूसरों को अगर कोई दुश्वारी है तो उसको एकोमोडेट कर लिया जाए, लेकिन 8 या 10 दिन के अंदर अव्वल तो अगर लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना है तो 8-10 दिन पहले भी की जा सकती है। वो 8-10 दिन की मुद्दत काफी नहीं है। सही। लेकिन उन्होंने बड़ी एहतियात के साथ ये कहा कि नहीं, और पूरी बात उन्होंने ये कही है कि 8-10 दिन, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। सही। तो अब ये तमाम चीजें हैं मेरे ख्याल से जो मानी और मफहूम है, तो उस तक अगर जाए तो वो ये है कि नहीं, किसी किस्म की मजीद ताखीर इंतखाबात में नहीं होनी चाहिए। सही। ताज हैदर साहब मेरे साथ रहिएगा। हाफिज साहब ये बताइए कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक मीटिंग भी चली है और उसमें सिक्योरिटी हुकाम शरीक हुए हैं, और जाहिर है कि हमारी तो ख्याल यही होना चाहिए कि वो सिक्योरिटी की असेसमेंट भी ले रहे हैं और मज़ीद उसको एनहांस करने के लिए अगर किसी जमात का ये शिकवा शिकायत है और विजिबली आपको नज़र भी आता है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का मसला, उसको हल करने के लिए ही ये और या उसको यकीनी बनाने के लिए ये मुलाकात हुई होगी। लेकिन आपको लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो मुतालबा है कि हम रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, हमारे रोने के ऊपर क्या और हमारे रोने धोने पर कान नहीं धरे जा रहे, आपको लगता है कि ये बात कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच सकती है इन बुनियादों पर? ये स्ट्रॉन्ग केस है उनका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईसा भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। और जिस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं, अब इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक, इसके अंदर इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसके अंदर क्या कहता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इलेक्शन प्रोग्राम आ गया है, और मोर इम्पॉर्टेंट उसके अंदर ये है कि उस प्रोग्राम की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एंडोर्समेंट आई है, और उस एंडोर्समेंट के अंदर 4 अब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले आ चुके हैं। एक उसके अंदर आया है 3 नवंबर का फैसला आया है कि जब उन्होंने इस मुल्क के अंदर इलेक्शन डेट दी 8 फरवरी, और इन्हीं की कॉन्फ्रेंस से दी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और प्रेसिडेंट के दरमियान हुआ,
फिर जब पंजाब के अंदर एक जजमेंट आई जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स की थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 15 दिसंबर को उसको एड्रेस किया और उसी दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा कि आप दें। फिर उसके बाद 18 तारीख को जो दिसंबर को एक जजमेंट आई जिसके अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जो हमारे एक्टिंग चीफ जस्टिस थे और अतर मिनल्ला साहब थे, उन्होंने उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूंसीज वाला इशू था उसको भी रिजॉल्व किया। और फिर उसके बाद जो है आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर का इशू था जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान लेके गए, और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो था ऑर्डर भी आया, रिजॉल्व भी आया, और उन्होंने कहा कि क्यों इस तरह के ऑर्डर्स हो रहे हैं कि जिससे जो 8 फरवरी की डेट है उसको आगे किया जाए। तो अगर इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए एज ए पॉलिटिकल पार्टी जो है बिल्कुल उनके कंसर्न्स जो हैं उनको एड्रेस होना चाहिए, और ये एड्रेस करना हमारा इलेक्शन कमीशन का काम है, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का काम है। सिर्फ फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस जो है वो कागज़ों की हद तक नहीं है, बल्कि उसके लिए एक सिक्योरिटी फ्री एनवायरनमेंट भी आना चाहिए कि जिसके अंदर आप अपने कैंपेन्स करें, जिसके अंदर आप अपने वोटर्स के पास जाएँ, और जिसके अंदर आपके कैंडिडेट, चूँकि जो सबसे डेंजरस चीज़ इसके अंदर है कि अगर आप इलेक्टोरल प्रोसेस का फाइनल लिस्ट निकल आती है जो आपकी 13 तारीख की आएगी, तो उसके अंदर अगर किसी भी कैंडिडेट को कोई नुकसान पहुंचता है, यानी अल्लाह माफ़ करे वो उसको दुनिया से चला जाता है, तो फिर आपको उस कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का जो इलेक्शन है वो पोस्टपोन करना पड़ता है, और ये मेरा ख्याल है कि मैक्सिमम स्टेप्स है। और उसके लिए ज़रूरी है कि जितने भी हमारे कैंडिडेट्स खड़े हों वो अपनी जो है सिक्योरिटी के साथ फील सिक्योर करें कि वो अपने वोटर्स तक जाएं। लेकिन दूसरा उसके अंदर इम्पॉर्टेंट ये है कि सिर्फ ये नैरेटिव लेके जाना कि सिक्योरिटी की बुनियाद पे किया, ये एक मुनासिब बात भी नहीं है। उसके लिए आप अपने मैनिफेस्टो के साथ तो आए ना। अब आप देखें कि आज हम दिसंबर के अंदर, और जिस तरह आपने कहा 37 दिन आपके रह गए हैं, जनवरी में हम आ गए हैं, तो उन 37 दिन के अंदर क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ जो अपनी आउटरीच है, चाहे सोशल मीडिया है, चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक है या प्रिंट है, किसी ने अपना मैनिफेस्टो आम आदमी का रखा है कि पाकिस्तान के अंदर मेरा पॉलिटिकल मैनिफेस्टो क्या है, मैं इस मुल्क के लिए जस्टिस गवर्नेंस के लिए क्या जाऊंगा। सिर्फ दो ही चीज़ों की हम बात कर रहे हैं, या हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, या हम बात कर रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर सिक्योरिटी कंसर्न्स है, और या हम अपने जो सारे इशूज़ हैं उनको अदालतों के अंदर लेके जाके अवाम इस सारे प्रोसेस के अंदर जो मिसिंग है। हाफिज साहब, आई कम बैक टू यू। अजहर सिद्दीक साहब, और मैं ये भी बता दूं हमें ज्वाइन कर चुके हैं इकबाल जफर झगड़ा साहब मुस्लिम लीग नवाज से, उनसे भी मैं बात करूंगा, लेकिन पहले मैं जरा अजहर सिद्दीक साहब की तरफ चलता हूं। अजहर सिद्दीक साहब, ये बताइएगा कि मौलाना साहब ने एक तो ये जो मुतालबा किया है इलेक्शंस में डिले का, ताखीर का, इल्तवा में डालने का, इस पर आपका मौक़िफ़ क्या है, तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ क्या है? दूसरा, अगर इफ़ एट ऑल ऐसा कुछ होना है तो ये तो वो जमातें हैं जो जवाज़ जिन्होंने ये बनाया था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अगर पहले इलेक्शन हो गए तो वो आने वाले इंतखाबात में असरअंदाज होंगे, यानी कि उसके बाद होने वाली कौमी असम्बली के और दीगर सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात पर इन दो बड़ी असम्बलियों के नताइज अपने असरात मुरतब करेंगे। तो अगर अब मौलाना कर रहे हैं, इसका मतलब यही समझें कि फिर वो कौमी असम्बली और बाकी सूबों के हवाले से भी है। अजहर सिद्दीक साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, दो चीजें समझने वाली हैं और वो बहुत जरूरी है। एक तो ज़हन में रख लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब की हुकूमत और केपी की हुकूमत बड़ा सोच समझ के असम्बलियां तहलील की थी, और उसकी मेन वजह भी यही थी, ये तो सिलेक्शन है, यही सिलेक्शन जारी रहे। अभी भी सारे का सारा सेटअप, निगरान सेटअप देख लें, सारा इन्हीं के बंदे लगे हुए हैं और उसी का एडवांटेज वो ले रहे हैं, और इनका कोई इरादा नहीं था। यानी इनका प्लान ये था कि असेंबलियों की मियाद बढ़ाई जाए, कौमी असेंबली के लिए आर्टिकल 232 से 234 को सामने रखते हुए, तो हमने बड़ा सोच समझ के ये फैसला किया था, और वो साबित होगी। हम जब असेंबलियां 90 दिन से पहले असेंबलियां तहलील करें तो वो गलत है, और ये 3 दिन पहले असेंबलियां तहलील कर दें तो ये जायज है। ये तो किसी तरह से भी नहीं है। उल्टी, यानी बुनियादी तौर के ऊपर अब तक जितने उन्होंने काम किए हैं, चाहे वो निगरान, चाहे वो हल्का बंदियों वाला मामला ले लें, निगरान हुकूमतें ले लें, सारे में इन्होंने आइन तोड़ा हुआ है, और अब कुछ नहीं रह गया। अब समझ नहीं आ रही है, असल कोशिश ये कर रही है मिथ तोड़ने की, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफी की मिथ टूट जाए, इमरान का बयानिया खत्म हो जाए, और वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और इस हद तक ये है कि इस हद तक फसाइयत आई, मैं अब सारी बातें तो पुरानी हो गई हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, जुल्म, जबर, एक जगह से दूसरी जगह से जो बर्दाश्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं किया, अब क्या रह गया कि जनाब वोट कैंडिडेट, उसके बावजूद
रिकॉर्ड तादाद में कैंडिडेट खड़े हो गए। रिकॉर्ड में कैंडिडेट जब खड़े हुए तो क्या इलाज किया जाए, नॉमिनेशन पेपर के जरिए मुस्तरद कर दे। ये हमारा वो इलेक्शन कमीशन आजाद और खुद मुख्तार इदारा कि जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट हर हुक्म के पीछे खड़ी हुई है। हालांकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि रिटर्निंग ऑफिसर जिनको सुप्रीम कोर्ट ने बैठ के उसे लगा क्या जैसा रहने दे, हमने कहा था नहीं, और हम आज भी समझते हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर इंतजामिया से नहीं चला सकते, ना इसके बस की बात है। इलेक्शन अगर आप बात, और इलेक्शन वक्त पे हम तो हर तरह से चाहेंगे, ना हमने कोई बाइकआउट करना है, ना हमारा कोई बाइकआउट करने का इरादा है। भागने की तैयारियां ये आ गई हैं कि ये अब ये तो हमें तो सुनने में आ रहा है। वैसे मैं जो असेसमेंट आपके सामने रख देता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नंबर 1 पे है, पीपल्स पार्टी दूसरे पे है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग तीसरे पे, और कई जगह तो उनकी बाकायदा जमानतें जब्त हो जा रही हैं। तो वो सोची बैठी है कि इससे अपना रेस्क्यू किया हो। तो आसपास लोगों को यही कहते फिर रहे हैं कि किसी तरह से हालात ऐसे बन जाए कि ये जो इलेक्शन वाला प्रोसेस है ना वो उनके गले से उतर जाए। अब नहीं है, अब तो ये ढोल पर, अब तो और कितना लेट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था कि कोई सोचे ही ना, वो अपना वो अगर किसी ने इलेक्शन के बारे में चाहे में कोई यहाँ करनी है वो अपनी बीवी से बात कर ले। तो अब तो लोग बीवी से बातें भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं। और अच्छा अजहर सिद्दीक साहब, आई कम बैक टू यू, क्योंकि 121 122 ये दो असम्बलियां जो हल्के हैं कौमी असम्बली के लाहौर के, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ पर क्या चल रहा है, इस पर आने से पहले मैं ज़रा इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब से पूछूं कि झगड़ा साहब आप बताइए, खैबर पख्तूनख्वा में आपके इत्तेहादी हैं मौलाना फजलुर रहमान, और हमने अलाइनमेंट देखी है गुज़श्ता चंद सालों में JUIF और मुस्लिम लीग नून के दरमियान बहुत सारे मामलात पर। क्या ये मामला, इस पर भी आप समझते हैं कि मौलाना साहब के कंसर्न्स जेन्युइन हैं और आप उनके साथ हम आवाज़ होने वाले? शुक्रिया जी मुझे मौका देने का। मैं सबको, मेरे साथ जो शामिल हैं उन सबको भी मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम पेश कर दें। और इस मसले पर जो आपने उठाया है ये बहुत अहम मसला है, और ये इलेक्शन के दौरान अभी ये जो सिलसिला चल रहा है, तो इसमें तो कोई शक व शोबा नहीं है कि देखिए हमारी मौलाना फजल रहमान की जमात JUI जो है वो PDM का हिस्सा थी, एक अहम हिस्सा था। ये भी नहीं कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ बीइंग द पार्टनर नहीं था, बल्कि पीपल्स पार्टी मौलाना साहब और PMLN हिस्सा थी उसकी PDM की। तो वो चीज जो है वो तो कहीं आप ये सोचे भी नहीं कि वो सिलसिले खत्म हो गए हैं। नहीं झगड़ा साहब, आई एम सॉरी आई थिंक आई नीड टू रीफ्रेज माय क्वेश्चन, क्योंकि आपने हमें बाद में ज्वाइन किया। मौलाना फजलुर रहमान ये कह रहे हैं कि इस वक्त अमन आमा की सूरत हाल ऐसी नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इलेक्शंस हो पाए। क्या आपकी असेसमेंट भी यही है और आप उनके इस मुतालबे के हामी हैं? जी जी, देखिए मैं उधर ही आ रहा था, जो वैसा बैकग्राउंड आपको बता रहा था कि मैं इधर इसलिए आ रहा था कि ये जो उन्होंने ठीक है, झगड़ा साहब के साथ राब्ता बहाल करने की कोशिश करें। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो का सिलसिला जारी रहेगा। इलेक्शन होगा, किस ढंग का होगा और किस रंग का होगा, बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब के साथ राब्ता भी बहाल हो गया। झगड़ा साहब बताइएगा, आप फरमा रहे थे कि मौलाना फजलुर रहमान और नून लीग उनके दरमियान मुकम्मल इत्तफाक है, तो क्या इस बात पर भी इत्तफाक है कि इलेक्शंस खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में नहीं होने चाहिए? देखिए जी, जैसे मैंने आपको बताया कि मुकम्मल इत्तेफाक इसलिए है कि मैंने आपको बैकग्राउंड बताया कि PDM का हिस्सा रहे हैं और अहम हिस्सा रहे हैं मौलाना साहब। अब वो जो बात करते हैं जिसकी वजह से वो इलेक्शन के इनेकाद पे बल्कि वो कहते हैं कि मुश्किल होगा, इसलिए कि एक मेन जो वजह इसकी उनकी जो कंसर्न है वो है दहशतगर्दी। और उसकी वजह ये है कि चंद दिन पहले उनके जो काफिले पर हमला हुआ तो यकीनन वो बहुत सीरियस नेचर का हमला था, और उसमें देखेंगे आप के भी हमारे हुए और पुलिस से भी हुए और इधर से भी हुए। तो
ये चीजें देखते हुए उन्होंने ये बात जो की, ये कंसर्न तो उनका दुरुस्त है। दूसरी जो बड़ी अहम बात वो समझते हैं वो है इस वक्त वेदर कंडीशंस की, कि यहाँ इस वक्त तो एक सर्दी की शिद्दत है, दूसरे जो धुंध की वजह से ट्रैफिक की मूवमेंट्स हैं और लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना जो है ये भी मुश्किलात का बायस बन रहा है। तो ये कुछ रीजंस उन्होंने दी जिसकी वजह से उन्होंने इसका इजहार किया। तो सिक्योरिटी के अलावा मैं ये दूसरी तो कहता हूँ कि इस पे तो मैं वो इंसिस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये दर्द सर जो है ये तो हुकूमत का है, वो तो जो केयरटेकर गवर्नमेंट बैठी है वो जाने और हालात को दुरुस्त करना जाने कि किस तरह मूव करेंगे और कैसे जाएंगे वोटर्स और कैसे वो अपने स्टेशन में पहुंचकर वोट डालेंगे। तो ये तो हुकूमत का काम है, वो इंश्योर इलेक्शन कमीशन है वो ये चीजें करे। तो मौलाना साहब की बातों को हम नजरअंदाज तो नहीं कर सकते, लेकिन इलेक्शन को डिले करने वाली जो बात है इसके हक में किसी सूरत में भी नहीं है, क्योंकि इस वक्त पूरे मुल्क में फजा बन गई है इलेक्शन के लिए और ये बड़ी मुश्किल से ये फजा बनी है। इससे पहले जमातें बिखरी हुई थी, कोई कह रहा था इलेक्शन होने चाहिए, कोई कह रहा नहीं होने चाहिए। आज कम से कम इस नुक्ते पर तमाम जमातों को नून ने इकट्ठा कर लिया है कि हर सूरत में इलेक्शन जो है वो नागुज़ीर है, इलेक्शन नहीं होंगे तो मुल्क में हालात बहुत बिगड़ सकते हैं। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं बल्कि पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं तो इज़हार ख्याल के मामला दूसरी ममालिक में हो रहा है, इसकी वजह से उनके यहाँ भी दूसरी एक्टिविटीज सफर कर रही है। सही। झगड़ा साहब मैं आपके पास वापस आता हूँ, क्योंकि ये जो अजहर सदीक साहब ने कहा कि जमानतें जब्त होनी है नून लीग की, नंबर 1 पे पीटीआई है, नंबर 2 पे पीपल्स पार्टी और नंबर 3 पर आप हैं और बहुत सारे हलकों में तो आप वाइप आउट होने वाले हैं। इस पर मैं आता हूँ आपके पास वापस। अजहर सदीक साहब, मेरा ख्याल है कि आप ठंड से वापस आए हैं, या तो आप मोबाइल फोन पे कुछ देख रहे हैं या मुझे आप सोते हुए लग रहे हैं कि आप सो गए। मैं इसी वजह से बड़ी देर से मुस्कुरा रहा हूँ, मुझे बताए। यार वो मेरी एक बात सुनो ना, वो जो मैं सुन रहा हूँ ना तो वो नींद ही आनी है ना। वो अब हमारे अच्छे दोस्त है, जब वो इस तरह की बातें करेंगे तो वो बंदे का क्या सुन रहा हूँ मैं, यानी वो तोता मैना की कहानी सुन रहे, तो इसलिए चले कोई बात नहीं, आप आगे चले। मैं तो सही बातें कर रहा हूँ आपके सामने। जनाब झगड़ा साहब वालेकुम अस्सलाम। अजहर सदीक साहब उठ गए हैं, अब आपको सुन रहे हैं। मैं झगड़ा साहब आपके पास वापस आता हूँ, क्योंकि फिर आगे हमने 62 के ऊपर। झगड़ा साहब ये बताएं, ये तो बड़ी इन्होंने जो बात की है कि जमानतें जब्त हो जाएंगी, बाकी जगहों पर तो और मामला होगा। एक हल्का तो ऐसा है जिसपे अजहर सदीक साहब का जो है वो कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं और 2 नून लीग के बड़े लीडर्स लड़ रहे हैं उस हल्के के लिए। एक है एयाज सादिक साहब और दूसरे शेख रुहेल असगर साहब। दोनों बजिद हैं। शेख रुहेल असगर ने कह दिया मैं तो लड़ूंगा यहाँ पे इलेक्शन, जो कुछ भी हो जाए। एयाज सादिक कहते हैं कि मैं पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद हूँ, लेकिन देख लें इसमें इतनी यूनियन काउंसिल्स मेरी हैं। जाहिर है कि हल्का बंदियां जब होती हैं, नई हल्का बंदियां, तो उसमें ये मामलात और ये मसाइल आते हैं। तो आपकी तो अगर यहाँ लड़ाई चल रही है तो उसका तो अल्टीमेटली बेनिफिशियरी जो है वो पीटीआई होगी, कम से कम उस हल्के के लिए तो हम असेस कर सकते हैं। जाहिर है कि वो अगर खुदा दोनों लड़ते हैं तो पार्टनर होगा, लेकिन ये आपको के साथ कह सकता हूँ कि आयाज साहब वन ऑफ दोज रिस्पॉन्सिबल पीपल ऑफ आवर पार्टी जो कि कभी ऐसी सूरत हाल देंगे और खसूसन मियां नवाज साहब इन चीजों को बहुत सख्ती से नोटिस देते हैं। और आयाज सादिक आपका आपको पता है कि वो हमारे एक बहुत अहम रुकन रह चुके हैं और पार्लियामेंट के, तो वो तो सवाल ही पैदा इसमें वो ये सिचुएशन होगी कि अगर मुकाबला होगा तो सिर्फ 2 बच्चों का होगा, एक पार्टी का। झगड़ा साहब, आपकी आवाज में थोड़ी डिस्टॉर्शन भी है। मैं चाहूंगा कि मेरी टीम को कि आपसे एक मरतबा दोबारा जो है वो कॉल मिला लें, क्योंकि मियाँ साहब जो फैसले कर रहे हैं बहुत सारे मामलात पर टिकटों के हवाले से,
वो तलाल चौधरी और नवाब शेर वसीर वाला मामला, फिर ये वाला मामला, फिर बहुत सारे ऐसे अलाइंसेज में चली गई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जिनको क्रिटिसाइज करती रही है, उस पर मैं आपसे बात करता हूँ। अजहर सिद्दीक साहब, 62(1)F के तहत नाअहली, बहुत सारे लोगों की राय हो सकती है कि नहीं होनी चाहिए ताहयात नाअहली किसी सियासतदान पर, सियासतदान को नाअहल करने का फैसला अवाम का होना चाहिए, किसी और फोरम का नहीं। लेकिन यह मामला अब पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में है। आज आपने समाअत का अहवाल भी सुना होगा। बहुत सारे लोगों की ये राय है कि एक आइन के तहत दी गई सज़ा 62(1)F के तहत, और उस पर सुप्रीम कोर्ट की तशरीह, उसके बाद अब ये गुंजाइश नहीं है कि सिंपल कानून साजी से वहाँ पर ताहयात नाअहली ख़त्म की जा सके। ये मामला बहुत अहम है कि मियाँ साहब इलेक्शन लड़ पाएंगे या नहीं। आपका इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? अब बहुत शुक्रिया। मुझे तो बड़ी हैरानगी भी हुई, बड़ा दुख और अफसोस भी हुआ कि रिमार्क्स देते, आम बंदा तो सियासतदान बात करे ना, जजेस से ये रिमार्क्स आने कि अगर ये होती हजरत कायद आजम के दौर में, तो हजरत कायद आजम भी वो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। जजेस जरूर नहीं उसमें पूरा उतरेंगे, लेकिन किसने कह दिया। और बड़ी सीधी सी बात है, इसमें कोई शक नहीं कि सादक और अमीन आका है तो जहां हुजूर नबी करीम, लेकिन सादक का मतलब क्या? सच्चा होना भाई। अमीन का मतलब ईमानदार। भाई एक आदमी को सच्चा और ईमानदार नहीं होना चाहिए क्या? उसको अपने डीड्स के अंदर, और ये सोसाइटल वैल्यूज है पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया। और मैं ये समझता हूं, देखिए जो आइन बनाने वाले हैं, आइन साज हैं, उन्होंने बड़ा सोच समझ इसको आर्टिकल 63 में नहीं रखा, इसको क्वालिफिकेशन के आर्टिकल में रखा है, क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड में। यानी ये क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड, आप दरवाजे में दाखिल ही नहीं हो सकते हैं। वो तो 63 में तो है ना कि आप दोहरी शरीयत होगी, नाअहल हो गए आप। तो अपना देखना, ये नॉमिनेशन पेपर के वक्त है, नॉमिनेशन के पेपर के बाद में इसका इतलाक नहीं होता इस आर्टिकल का। ये भी बताता चलूं मैं आपको। लेकिन जो आर्टिकल 63 है वो वो तकरीबन पूरा 5 साल आपके साथ जुड़ा रहेगा, चाहे दोहरी शरीयत ले, आप सजा याफ्ता हो जाए, कोई भी। तो इसलिए सही। मैं आता हूं आपके पास। हाफिज साहब, आपका क्या टेक है इसके ऊपर कि एक कानून साजी के जरिए इलेक्शन एक्ट 2017 232(2) ऐड करने से ताहयात नाअहली जो है वो ख़त्म हो सकती है? इससे भाई इसके 3 एस्पेक्ट्स हैं, ताकि फिर हम तीनों पे हम बात कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी। नंबर 1 इसका एस्पेक्ट है कि क्या जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी 73 का, उसके अंदर ये 62(1)E(F)and(G) मौजूद था? बिल्कुल मौजूद नहीं था। क्या आर्टिकल 62 के अंदर कोई लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशंस की पनिशमेंट लिखी गई है? बिल्कुल लिखी नहीं गई है। क्या आर्टिकल 62, 63 के अंदर पनिशमेंट किसी जगह प्रिस्क्राइब की गई है कि अगर आप कोई जुर्म करते हैं तो उसकी क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये है कि 2 साल से ज़्यादा अगर आपको किसी जगह सज़ा मिले तो 5 साल के लिए आपको डिस्क्वालीफाई समझा जाएगा। ये 62, 63 है। पहली दफ़ा कब इस चीज़ के अंदर आया? इसके अंदर 1985 के अंदर आया, और ये जो 3 शिक्कें जो हैं 4 डाली गई और 14 नई शिक्स जो हैं वो और डाल दी गई। उसके बाद क्या है कि 2017 या 18 की जो जजमेंट आई, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किसी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्वालिफिकेशन की इंटरप्रटेशन की है? नहीं, बिल्कुल नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रटेशन अपने लेवल पे की और उन्होंने कहा कि जितनी देर तक कोर्ट ऑफ लॉ का डिक्लेरेशन मौजूद है उतनी देर तक डिस्क्वालिफिकेशन रहेगी। और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 4 मुख्तलिफ जजमेंट इसके ऊपर है। पहली जजमेंट 62(1)F के ऊपर मियाँ नवाज शरीफ साहब की आई और उन्हें कहा गया कि आप डिस्क्वालीफाइड हैं। उसी 62(1)F के ऊपर अगर ख्वाजा आसिफ साहब की जजमेंट गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, तो उनका अकामा ठीक है, और वो 62(1)F बावजूद इस चीज़ के कि उस जजमेंट पर रिलाई किया गया, और लेकिन हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने डिस्क्वालीफाई भी किया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा बिल्कुल नहीं है। फिर उसके ऊपर यह है कि 62(1)F के ऊपर समीउल्लाह बलोच की जजमेंट आई कि कितनी देर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके अंदर जितनी देर तक डिक्लेरेशन मौजूद है। उसके बाद चौथी जो जजमेंट आई वो फैसल वाडा के केस के अंदर आई कि जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 62(1)F के अंदर हाई कोर्ट ने तो आपको डिस्क्वालीफाई किया है, लेकिन हम ये समझते हैं कि अगर आप इसके ऊपर रिपेंटेंस करते हैं तो आपकी इस टर्म के लिए आप होंगे, और आपने अगर सेनेट का लड़ लिया तो आप रिज़ाइन दें और उसके बाद जो है आप अगली असेंबली का वेट करें। तो अगर इन सारे कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट से देखा जाए तो एक कॉन्ट्राडिक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी है, और एक कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो हमारी इंटरप्रिटेशंस के अंदर भी रही है। अब दूसरा क्वेश्चन आपका है कि क्या सेक्शन 232 जो है उसका ओवरराइडिंग इफेक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजमेंट पे दिया जा सकता है? बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रेशियो
डिसाइड कर दे तो उसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए आप ना रिडंडेंट कर सकते हैं, ना नलिफाई कर सकते हैं, ना ओवरराइड कर सकते हैं। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी जजमेंट को अपने लार्जर बेंच से रिविजिट कर सकती है, या उसको ओवरराइड कर सकती है, या मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन कर सकती है? तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कर सकती है। अब ये है कि 5 मेंबर्स बेंच की जजमेंट आई है, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये प्रॉब्लम जो थी उस वक्त स्टार्ट हुई है, ये 2008 से पहले नहीं था। जब 2002 के अंदर जनरल मुशर्रफ साहब ने बीए की डिग्री डाली तो अब ये तो गलत गई। अब सात मेंबर्स बैठ के अगर वो उस 4 चीजों पे वो फैसला करेंगे। नंबर 1 वो फैसला करेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन का डिक्लेरेशन दे सकती है, एक ये आएगा। नंबर 2, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जो समीउल्लाह बलोच वाली जजमेंट है उसको रिविजिट करना चाहिए, ये एक इस पे आएगा। नंबर 3 इसके अंदर ये आएगा, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसका ओवरराइडिंग इफेक्ट सेक्शन 232 का देती है कि नहीं देती है, वो आएगा। और चौथी चीज ये आएगी कि क्या लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है कि सेक्शन 232 के नीचे पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकती है, नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डिस्कस करेगी और 4 जनवरी को जो इसकी समाअत होगी वो कंक्लूसिव इसके अंदर आएगी और एक फैसला आएगा। और जो बार बार हम जिक्र करते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कह दिया, और अब भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही है ना, वो लार्जर बेंच है, वो बैठा है। सुप्रीम कोर्ट ही परमानेंट इंस्टीट्यूशन है, लोग तो आते जाते रहते हैं। और अगर इन्हीं 62(1)(f) के जजमेंट को देखें तो यही वो जज हैं जिन्होंने 2017 के अंदर कुछ और व्यू लिया है, 2018 के अंदर कुछ और व्यू लिया है, 2019 के अंदर कुछ और लिया है, और 2023 के अंदर कुछ और व्यू लिया है। तो अगर 7 मेंबर्स बेंच बैठ के इस इशू को रिजॉल्व कर देता है कि 62(1)(f) की जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन 5 साल होनी चाहिए या 5 साल से ज्यादा होनी चाहिए, तो हमें इस पॉलिटिकल क्वेश्चंस को अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला कर देती है, और हम पहले भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट को ही मानते हैं, तो इस डिबेट को फिर हमें खत्म कर देना चाहिए। सही। ब्रेक का वक्त हुआ है। अजहर सिद्दीक साहब झगड़ा साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इस जो मामला है जो टेकअप हुआ है इसकी टाइमिंग और क्या ये 13 जनवरी से पहले ये मामला निमट जाएगा, इस पर बात होगी। और पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी है या नहीं मिलनी, बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अजहर सिद्दीक साहब, मैंने देखा है पीटीआई के बहुत सारे लोग जो हैं वो टाइमिंग के ऊपर बड़ा एतराज़ उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून ने कहा था कि मियाँ साहब तब वापस आएंगे जब रिस्क ज़ीरो होगा। उनसे पूछा गया कि रिस्क ज़ीरो की क्या डेफिनेशन है, उन्होंने कहा कि जब उमर रज़ा बंदयाल चले जाएंगे काजी साहब आ जाएंगे। उसके बाद मियाँ साहब आ गए, बहुत सारे मामलात वो बरी होते चले गए। ब्रेक रह गई थी 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली, उसका 2 जनवरी को लग जाना उस केस का, और फिर ये तासुर आना कि ये बहुत जल्द निमट जाएगा। आप लोग समझते हैं कि ये मामला जो है वो 62(1)(f) वाला और सियासतदानों को अदालती फैसलों के जरिए नाअहल करने वाला, इसका शिकार फिर आप भी होंगे। आप क्यों खड़े हैं इसके पीछे? आप अग्री करना चाहिए आपको कि मियाँ साहब आए, बिस्मिल्लाह इलेक्शन लड़ें? देखिए, एक बात तो बड़ी वादे तौर पर है, ये तो खुल्लम खुल्ला कहते थे। मैं चूंकि लंदन में भी था तब भी वो कहते थे कि जस्टिस काजी फाइसा के दौर का इंतजार कर रहे हैं। अब तो एक और भी आ गया ना, मुझे तो ये भी याद है कि इमरान रियाज के बारे में आज बड़ा सवाल उठाया, बड़ा काबिल इतराज सवाल उठाया था जस्टिस काजी फाइसा साहब ने। और जब मेरी तो उनसे दोस्ती है, मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने भी बताया था कि वो यही कहा गया था कि जस्टिस काजी फाइसा जब आएंगे तो तब आपको छोड़ दिया जाएगा। यानी ये वो बातें हैं जो सारी और लेकर रिकॉर्ड के ऊपर चीजें हैं। यानी हमें अब चेन ऑफ इवेंट उठाकर देख लें, जिस तरह नवाज शरीफ को फैसिलिटेट किया गया है, जिस तरह उसको एडवांटेजेस दिए गए, वो सारा कुछ सामने है। इनको जरा एक तरफ रख के ना, जो मैं बड़ी मजेदार बात आपके सामने रख रही है ना, ये 232 के अंदर अमेंडमेंट की है, आर्टिकल 62 के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन को जो लिमिट किया है उन्होंने कि 5 साल के लिए, ये कॉम्पिटेंसी नहीं है। और उस पार्लियामेंट की कॉम्पिटेंस की बात कर रहे हैं जिसमें अपोजिशन ही नहीं है। यानी वो बात, यानी नैब के कानून में बैठ के ये बात देखी नहीं भाई, क्या मतलब है? पार्लियामेंट पादर पे तरह जाता है, जो मर्जी बैठ के पास कर दे, जिस तरह मर्जी पास कर दे। सवाल बड़ा सीधा सा है। और याद रखिएगा, और अगर उस वक्त जो कोर्ट में मौजूद थे ना, तो वह तौबा तायब का दरवाजे की बात आज भी हुई। कहां की है नवाज शरीफ तौबा? यानी नवाज शरीफ किसी जगह आकर माजरत की हो बैठकर, तो फिर बात समझ आती है। मैं तो बड़ा क्लियर हूं इस हवाले से कि जस्टिस काजी फाइसा के चाहिए, एक तो उन्हें खुद इस बेंच में नहीं बैठना चाहिए। आप बड़े वादे तौर पर बात कर रहा हूं, उन्हें उस बेंच पे बिल्कुल नहीं बैठ रहा है। जिस तरह आज, यानी आज पूरे दिन अगर हेयरिंग में देखे वो किसी को बोलने ही नहीं दे रहे थे। और अगली बात जो बड़ी जबरदस्त है, इसमें फुल कोर्ट क्यों नहीं बैठा? एक सवाल है, क्यों फुल कोर्ट नहीं बैठा? बैठना चाहिए इस फुल कोर्ट में, चाहते थे करना है तो व्हाई नॉट?
अब ये बातें जो पहले होती रही हैं, अगर आप चाहते हैं तो तमाम जजेस का माइंड आना चाहिए इसमें मेरा मुतालबा या तकाजा मैं आज भी समझता हूं कि 4 चीजों के ऊपर बैठकर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसमें आईनी तरमीम अगर करनी भी है, अगर आपको लिमिट करना चाहते हैं इस बात को, चूंकि एक ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ गई हुई है, क्योंकि इन्होंने 232 में अमेंडमेंट कर दी हुई है, तो 232 सेक्शन को सामने रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्पिटेंस है इसकी, आइन में बैठकर तरमीम करे जिस तरह अगर आप करना भी चाहते हैं मिसाल के तौर पर। तो यहाँ नवाज शरीफ ने तो आज तक तौबा नहीं की है ना तो उन्होंने इस हवाले से आकर कहा है, और ये भी कंफ्यूजन जो कर रहे हैं ना कि ये सिर्फ नॉमिनेशन पेपर की हद तक है मामला, इसका ताल्लुक रोजाना की लाइफ के साथ बिल्कुल नहीं है, ये भी कंफ्यूज करने की कोशिश मत की जाए। और तीसरा, इसमें तेजी क्या है सारे मामले के अंदर, मैं तो हैरान हूं कि सारे केस के अंदर इतनी तेजी क्या है कि आप बैठकर कोई बहुत जल्द समेटना चाहते हैं, जबकि बड़ा अहम इशू जो था वो मिसिंग पर्सन का था। मिसिंग पर्सन के केस में जो कुछ हुआ, आप सबने मुझे कहने की जरूरत नहीं है, मैं इसमें कहीं ना कहीं देख रहा हूं फायदे मिलते देख रहा हूं। अब तो कोई जबान जदी आम ये बात आ चुकी हुई है, इसके लिए आपको फुल कोड बनाना चाहिए, फुल कोड बनाए इसके अंदर। और बड़ी मजेदार बात है कि इसका जो कंपोजिशन है, वो कंपोजिशन अगर देख लें तो जो 3 जजों ने बैठ के बनाना था ना, वो 3 जजों ने क्या बनाया ये वाला बेंच, ये वाला भी बड़ा अहम सवाल है। तो अब चीजें बड़ी वजाहत के साथ सामने आ चुकी है, ये सिस्टम बिछा हुआ है एक फर्द वाहिद को फायदा देने के लिए, और ये जो बात इंप्रेशन आ रहा है ये बड़ा डेंजरस सही। इंप्रेशन है। अजहर सिद्दीक साहब हमें ये भी बताएं, अब जाहिर है कि मामला जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड का भी टेकअप हो रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। खान साहब के जो लाहौर से कागजात नामजदगी रिजेक्ट हुए हैं, ये क्यों हुए हैं? अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने उठा दिया। देखिए, यहाँ तो प्लेइंग फील्ड ही नहीं मिल रही, वो नहीं नजर आ रहा हमारी सुप्रीम कोर्ट को, हमारे सुप्रीम कोर्ट जजेस को वो नजर नहीं आ रहा क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर। यानी वो इलेक्शन कमीशन हर वो गलत काम है उसको प्रोटेक्शन मिली जा रही है कि वो जैसे वो आंखें बंद करके वो सारा कुछ ठीक है। ये आप देख लेना क्या हुआ जरा, ये बड़ी मजेदार बात है। यहाँ हल्का बंदियों वाला मामला आया, हल्का बंदियों में पहले तो केयर टेकर सेटअप, और आपको याद है कि वो फैसला पंचायती फैसला हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कई चीजें बीच में छोड़ दी थी, और जस्टिस अतर मिल्ला ने अपने इजाफी नोट के अंदर वो बात कही थी। फिर उसके अलावा एक जगह और बात की, और जस्टिस अतर मिल्ला आपको अक्सर ऐसे बेंचेस में अब नजर नहीं आ रहे, ये भी समझ आना चाहिए। हुआ क्या हुआ, बड़ा सीधा साधा कि यहाँ 30 नवंबर तक की वोटिंग लिस्टें आ गई, फ्रीज हो गई, और इलेक्शन शेड्यूल आया 16 तारीख को। ये कोई रिट पिटीशन एक दायर हुई, ना कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फरीक था, ना कोई इसमें था, नोटिस हुआ। और कमाल की बात बड़ी जबरदस्त है कि 16 दिसंबर को रातों रात ये फैसला हुआ, या पहले फैसला हुआ 16 दिसंबर को, जब आ चुका था बाकायदा, और इसकी फैसला हुआ, इसकी इंप्लीमेंटेशन गालबन 20 दिसंबर को हो गई। तो जब हम लोगों ने प्रपोजल और स्टैंडर्ड निकाले, उस वक्त तक तो उसमें अमेंडमेंट ही कोई नहीं थी। यानी ये इलेक्शन कमीशन का काम था कि पब्लिकली बताता, हमें आगाह करता अगर कोई ऐसी बात थी। आप लोगों ने सर्टिफिकेट लिया था इलेक्शन कमीशन से, आरओ ऑफिस से आपने कोई सर्टिफिकेट लिया था कि ये वोटर है उस हल्के का? आप लोगों का होमवर्क पूरा था? बिल्कुल लिए थे, 8300 से वेरीफाई भी किया था, और इस बारे में एक बाकायदा गालबन मेरी इत्तला के मुताबिक एक कमेटी बन चुकी है कि देखने के लिए कहीं हम में कोई ऐसा बंदा तो नहीं था कि हम लोगों के अंदर कि जिससे ऐसी हमाकत होगी, गलती हो गई, या कोई इंटेंशनल एक्ट था। आपको पता है इस बारे में ये लोग मास्टर लोग हैं, ये तो बड़ी आसान से चीजें मैनेज करने में मास्टरी रखते हैं, लेकिन ओवरऑल आप लोगों ने मियां साहब के पेपर्स भी चैलेंज नहीं किए। एक तरफ आपकी टीम ने कागजात नामजदगी चैलेंज करने से गुरेज किया, मियां साहब की अपनी कागजात नामजदगी पर ये हो गया। मैं ईसा नकवी साहब इसमें बड़ी वजाहत के साथ बताता चलूं। देखिए, यही तो किरदार हमने वाज़ेह रखा ना इलेक्शन कमीशन का, आर्टिकल 62(1)(f) में। अब देखा क्या किया, रिटर्निंग ऑफिसर ने वो कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। भाई इसका मतलब क्या है कि इलेक्शन कमीशन ने ये हदायत नहीं दी थी, और मैं 62 और 63 में गुज़श्ता 2013 से कोशिशें करता फिर रहा हूं। मुझे ये बताएं आप यहाँ बैठकर। सही अजहर साहब, यहीं पे रुके, मैं आपके पास वापस आता हूँ, यहीं पे रुके। अब हाफिज साहब मुझे बताइए कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने या आरओ ने आज खुद करना होता है कि एक शख्स है उसके खिलाफ कोई केस है, एक्स नंबर ऑफ केसेस है, या 62(1)(f) की नाअहली है, या उसको किसी ने पॉइंट आउट करना है कि ये तो डिस्क्वालीफाइड शख्स है, इसके कागजात मंजूर नहीं हो सकते? हाउ डज इट वर्क? देखिए, दो इसके एस्पेक्ट्स हैं। एक इसका एस्पेक्ट्स ये है कि जो भी रिटर्निंग ऑफिसर्स की सपोर्ट के अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं,
जिसमें आपका स्टेट बैंक भी है, उसके अंदर SCCP भी है, या मुख्तलिफ नादरा है या पुलिस है, जो उनका एक इंटरनल मैकेनिज़्म है। वो जब CNIC उसके अंदर डालते हैं तो डाल के उसके बाद एक उसकी वेरिफिकेशंस रिपोर्ट आ जाती है कि जी आपके गवर्नमेंट ड्यूज़ हैं या आपने डिफ़ॉल्ट किया। एक वो मैकेनिज़्म है। दूसरा मैकेनिज़्म उसके अंदर ये है कि आपने उस प्रोसेस के अंदर जो आपका वोटर्स है या कैंडिडेट्स जो उसके अंदर है, जो इस इलाके का वोटर है, वो उसके ऊपर एक ऑब्जेक्शन करता है और ऑब्जेक्शन रिटर्न होता है। वो दोनों तरह का हो सकता है। वो हो सकता है उनकी एसेट्स लायबिलिटीज़ के ऊपर भी, और वो हो सकता है उनकी क्वालिफिकेशंस के ऊपर भी। अगर वो रिटर्न आ जाता है तो उसके बाद ये है कि वो अगला प्रोसेस जो है उसके ऊपर एक स्पीकिंग ऑर्डर जो है वो किया जाता है, और स्पीकिंग ऑर्डर के बाद जो है उसको आप हाई कोर्ट का जो ट्रिब्यूनल बना है, जो जज साहब है, उसको सुनते हैं और मामला फिर आपका हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ जाता है। तो बुनियादी तौर पे जिम्मेदारी जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर की नहीं है कि इन कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स के अंदर जाया जाए। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे फीडबैक है या उसके सामने आपने एक ऑब्जेक्शन रख देना है। और वहाँ पे जितने भी देखें ना कि ये एक मियाँ साहब वाला जो मामला है, ये कोई काम कैंडिडेट्स तो नहीं है ना। मतलब आपका इस वक्त जो टारगेट एरिया है वो तो 62(1)(f है और या सेक्शन 232 है। तो उसके अंदर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं या उनके कैंडिडेट्स हैं या उनके सपोर्टर्स हैं, कोई एक पेपर तो लिख के लेके आते हैं ना। जिस तरह आप ये देखें कि मियाँ वाली के अंदर जो है वो एक मियाँ वाली के अंदर जो है, अगर वो पेपर जो है फॉर्मर PTI के चेयरमैन के आए हैं तो एक रिटर्न एक ऑब्जेक्शन आया, उसके ऊपर रिटर्निंग ऑफिसर ने एक ऑर्डर कर दिया। इस तरह और भी बहुत सारे एरिया। लेकिन ये है कि रिटर्निंग ऑफिसर नहीं मानता, मतलब फर्ज ये है कि जी आप रिटर्निंग ऑफिसर एग्जीक्यूटिव से नहीं मानता, लेकिन ऊपर तो आपके हाई कोर्ट्स बैठा है ना। हाई कोर्ट ने उसको वेरीफाई करना है कि क्या ये बात प्लॉजिबल है या नहीं है, और उसके बाद जो है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ जो है या कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये तो हमारी हाई कोर्ट्स का काम है। लेकिन विजिलेंट जो है बुनियादी तौर पर रिस्पॉन्स। दूसरा ये है कि 2017 के एक्ट्स के अंदर रिटर्निंग ऑफिसर्स के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, जो हमारे 2013 के इलेक्शंस के अंदर एक प्रॉब्लम आई थी कि जब इन्हीं रिटर्निंग ऑफिसर, हालांकि जुडिशियल, एक मैं आपको और कंपैरेटिव बताऊं कि 2023 के अंदर जो नॉमिनेशंस पेपर रिजेक्ट हुए हैं वो 2013 के इलेक्शन से कम हुए हैं। 2013 के अंदर आपके रिजेक्शन ज्यादा थे, यानी कि आज की रिजेक्शन से ज्यादा थे। 2018 से ये जो अब वाला मामला है ज्यादा हुआ है, लेकिन 2013 के अंदर ज्यादा थे। ओवरऑल रिजेक्शंस की आप बात कर रहे हैं या पार्टी स्पेसिफिक रिजेक्शंस की बात मैं कर रहे हैं? ओवर यहाँ पर एतराज ये आ रहा है। देखिए मैं आपको ये कह रहे हैं, PTI वाले कह रहे हैं कि आउटराइटली हमारे दो रिजेक्ट कर दिए और नून लीग का कोई बंदा रिजेक्ट नहीं हुआ। मैं आपको चीज बताऊं, मैं एक सेकंड अजहर भाई मैं आपके पास आता हूं। मैं ये देखिए बात ये है कि जब आप किसी भी पॉलिटिकल देखिए बात को समझिए, किसी भी पॉलिटिकल मैं ये सिर्फ ये कंक्लूड आप कंक्लूड करें। मैं किसी भी जब आप पॉलिटिकल बैटल के अंदर जाते हैं तो वो पॉलिटिकल बैटल जो है वो आपकी लीगल बैटल के अंदर जाती है। उसके अंदर आपका नैरेटिव ये नहीं है कि आप सिर्फ बाहर बैठ के बात करें, बल्कि उसको आप लीगली ट्रांसलेट करते हैं। अब उस ट्रांसलेशंस के अंदर ये है कि जितने भी आपके फैसले हैं, अगर गलत हुआ है आप उसको चैलेंज करके रिवर्स करवा लें, लेकिन सिर्फ कंसंट्रेट करके उस चीज। अब आप देखें कि 7-8 चीजें जो आपने उसके अंदर है, अब उन 7-8 चीजें अगर रिटर्निंग ऑफिसर ने गलत की हैं तो हाई कोर्ट उसको रेक्टिफाई। अजहर सिद्दीक साहब जी फरमाएं। 62-63 के हवाले से देखें अपना ईसा नकवी साहब, अब ये खोकर साहब तो आज की बात कर रहे हैं ना, कहानी जो बता रहे हैं। मैं 2013 से सारे मामला को देख रहा हूं। किसने कह दिया? हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि आपने इलेक्शन कमीशन ने ये फैसिलिटेट करना होता है। ये सारी डिफॉल्टर, दोहरी शहरियत, रिटर्निंग ऑफिसर के पास कहां से डाटा आ गया? उसकी कैपेसिटी कहां से इतनी है? ये सारा कुछ जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की। मैं हाई कोर्ट के कई ऑर्डर्स आपको, मैंने आप नई पिटीशन मैंने फाइल की हुई है, उसमें मैंने नोटिस करवाए हैं इसी बात के ऊपर कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं पूरी की। यानी मिसाल के तौर पर बड़ी बैठी हम बातें तो कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कहां लिखा हुआ है कि एक इश्तिहारी जो है वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता है? कहां लिखा हुआ है कि प्रपोजर और सेकेंडर को हर हालत में पेश होना है? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जजमेंट यहाँ पर मौजूद है। यानी यहाँ 62 और 63 के म्यार के हवाले से किसने कहा है यू हैव, ये मैं 2013 से कर रहा हूं, डेटाबेस बनाना है। अजहर सिद्दीक साहब यही तो मेरा सवाल है कि आप लोगों ने एक हदायतनामा जारी किया अपने पोटेंशियल उम्मीदवारों के लिए। आपने उसमें कहा कि आप उम्मीदवार का खुद ना तो जाना जरूरी है, ना ये बताना जरूरी है मैं PTI से हूं या उसके टिकट पर इलेक्शन लड़ूंगा, ना आपके तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा का स्क्रूटनी के लिए जाना जरूरी है।
जब आपने ये हिदायतनामा जारी किया तो ये आपके सारे लोग उठ के खुद क्यों जा रहे थे, और उम्मीदवार भी जा रहे थे और प्रपोजर सेकेंडर भी? ना 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 ना, जो बड़ी मजेदार बात है आपके, मुझे ये बताया ना, ये जितने इंतजामी अफसर रखे, पुलिस वालों ने बैठ के कैमरे मेरे प्रपोजर और सेकेंडर को रोका, मैं बाकी की बातें आपको आपके सामने क्या रखूं? यानी ये किस कैपेसिटी में है कि आपने अंदर दाखिले नहीं दिया, प्रपोजर और सेकेंडर आपने उठा लिए गए, और फिर आपने हर एक प्रपोजर और सेकेंडर को पाबंद किया कि तुमने मेरे पास आना है। यानी आप बता दल गए, वो लिस्टें आखिर ऑन हुई ना, यानी आपका जो रिटर्निंग ऑफिसर उसके बाद जो डाटा आया, उसने ये डाटा सही वक्त जो है, वक्त मेरे पास बिल्कुल कम रह गया। आप मुझे बता दें, आपको उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट आपको लेवल प्लेइंग फील्ड दे देगी जो आप मांग रहे हैं? देखिए, मैं एक बात बता दूं आपको, नजर आ रहा है सारा कुछ, हर चीज रोजे अजा की तरह सामने है। अभी तक तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अपना प्लेइंग फील्ड ही नहीं दे सकी, लेवल प्लेइंग फील्ड की तो बात बहुत दूर सही। हाफिज साहब, आपने अंसार अब्बासी साहब का कॉलम देखा होगा, उनका दो सूरत हाल, दो ऑप्शंस बन गए। एक ये कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, 9 मई वाले तक इक़्तिदार में आ जाएंगे। एक ये कि आप इसी सूरत हाल में इलेक्शन करवाएं और ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे इंजीनियर्ड इलेक्शन होगा। लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी? इस समय आपको एक चीज़ बताऊं, पाकिस्तान के अंदर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने कभी भी इलेक्शन प्रोसेस को एक्सेप्ट नहीं किया। 70 से लेके 2018 तक आज तक की हिस्ट्री है और आइंदा भी चलेगा, चूंकि हम इस मुल्क के अंदर जो है वो पावर पॉलिटिक्स के अंदर है। हम इस मुल्क के अंदर लोगों की खिदमत नहीं करना चाहते, बल्कि अब सिर्फ इक़्तिदार चाहते हैं। सही। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर सदीक साहब, बहुत शुक्रिया। हम खोकर इकबाल जफर झगड़ा साहब ने ज्वाइन किया, हमें ताज हैदर साहब ने ज्वाइन किया। अब ये सवाल जो है गुजरते जैसे जैसे दिन गुजरेंगे बहुत ज़्यादा शद्दुमत से सामने आएगा कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन है उसमें तमाम जमातों को यकसा मौक़े फराम होंगे या नहीं। फिल वक्त इस हवाले से खबरें वो कुछ अच्छी नहीं है। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।